नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसके लिए जो टॉपिक्स तय किए गए हैं उनमें से एक तो आपके पार्ट ए में से दो टॉपिक्स लिए गए हैं। एक तो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और जो दूसरा टॉपिक है वो वोकैबुलरी का टॉपिक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के नाम से। ठीक है। और पार्ट सी जो है आपके सिलेबस का, उसमें से एक टॉपिक लिया गया है, वो है एलैबोरेशन, थीम एलैबोरेशन कहते हैं जिसको, एलैबोरेशन ऑफ अ गिवन थीम। तो आज के सेशन में हमें इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बातचीत करनी है, चर्चा करनी है। सबसे पहले हम ये जो ग्रामर का टॉपिक है इस पे बात कर लेते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नाम का टॉपिक है, ये जो इंग्लिश ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझे जाते हैं, कोर ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें से ये एक टॉपिक है। अब जैसे कि ये बात हम सभी जानते हैं कि मेंस के पेपर में जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं वो सीधे सीधे सवाल नहीं होते। मतलब जैसे दूसरे एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल पूछ लिया, या डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देके आपसे कह दिया कि इसको इनडायरेक्ट में चेंज करो, ऐसे क्वेश्चंस तो आते नहीं। ऐसे पुराने पैटर्न में आते थे 2010 से पहले। 2010 से पहले जो है वो मेंस के पेपर आप देखोगे तब के, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दे देते थे और कहते थे कि इसको इनडायरेक्ट में चेंज करो, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस दे देते थे और कहते थे कि इनका पैसिव वॉइस बनाओ। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एरर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, उसमें कोई मिस्टेक है, हमें उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके और सेंटेंस को दोबारा वापस लिखना है, उसको ठीक करके, करेक्ट करके, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए, ये जो टॉपिक है ना, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं कि इनकी तैयारी और इनकी प्रैक्टिस आप एग्जाम के पैटर्न पे नहीं कर पाओगे। आप ये सोचोगे मेंस के एग्जाम में चेंज करने वाले सवाल थोड़ी आते हैं, तो मैं भी प्रैक्टिस क्यों करूं इस तरह की, मैं वैसे ही प्रैक्टिस करूं जैसे सवाल पेपर में आते हैं। तो मैं बता दूं, इस तरह से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ने का, प्रिपेयर करने का, ठीक है, और प्रैक्टिस करने का वही तरीका है कि आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर करके, अगर आप किताब में से पढ़ते हैं तो किताब में जो एक्सरसाइज दी हुई होती है ना, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं और उन्हें इनडायरेक्ट में चेंज करने को कहा जाता है, तो वो चेंज वाली जो प्रैक्टिस है, वो जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज करके ही हम इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। एग्जाम में चाहे सवाल जैसा भी आए, लेकिन इसको प्रिपेयर करने का, इस टॉपिक को तैयार करने का जो तरीका है वो वही है। ठीक है ना। तो इसमें पैटर्न के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पहले एक बार टॉपिक के ऊपर एक मजबूत पकड़ बनानी होती है कि भाई हाँ, अब ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर जो वो सीधे वाले सवाल होते हैं ना, अब मैं वो कर लेता हूं। मैंने इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कर ली है कि अगर मुझे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने को कहा जाए, ऐसी कोई एक्सरसाइज हो, तो मैं उसे कर लेता हूं आराम से। तो अब मैं फिर वो जो एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उन्हें देख सकता हूं। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है ना, तो एग्जाम के क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2016 वाले पेपर में ये एक क्वेश्चन आया था, शी सेड मी she did not like tea। ये 2016 मेंस के पेपर का सवाल है। she said me she did not like tea। सेंटेंस कहना चाह रहा है कि उसने मुझे बताया कि वो चाय नहीं पीती, उसने मुझे बताया था कि वो चाय नहीं पीती थी, है ना। अब ये सेंटेंस दिया था, अब आपको इसको करेक्ट करके दोबारा लिखना था। अब देखो, ये एक इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। जिन लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ रखा है ना ठीक से, वो देखते ही बता देंगे कि ये एक इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ना। अब ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में कैसा रहा होगा, देखो ऐसा रहा होगा, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं। शी सेड टू मी
आई डोंट लाइक टी। अब होता क्या है कि डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसका टेंस चेंज करते हैं, इसका टेंस चेंज करते हैं तब जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, है ना। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इसका टेंस चेंज होगा। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए करना क्या होता है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं इन्हें हटाकर हम ये जो डायरेक्ट स्पीच वाला जो सेंटेंस है इसमें कुछ चेंजेस करके इसको हम उसके साथ जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। भाई होता क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या है, डायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति किसी पर्सन के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में दोहराया जाता है। उसने ये कहा था, ये उसके वर्ड्स थे इन्वर्टेड कॉमा में, है ना। जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि स्पीकर की बोली हुई बात को हम हमारे शब्दों में बदल कर कहते हैं। बात वही होती है जो स्पीकर ने बोली। डायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है, उसी के वर्ड्स को दोहराना है, और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको उसके शब्दों को खुद के शब्दों में बदलकर फिर कहना है, ठीक है ना। तो शी सेड टू मी, ये हो जाएगा शी टोल्ड मी। सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट। अब आपको इसको उसके साथ कनेक्ट करना है ना, तो इसके लिए आपको कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और यहां कंजंक्शन है दैट। अब ये बात उसने, उस लड़की ने, उस महिला ने अपने शब्दों में कही थी कि मुझे चाय पसंद नहीं। अब हम ये बात हमारे वर्ड्स में जब कहेंगे तो हम कहेंगे उसे चाय पसंद नहीं, है ना। तो ये आई हो जाएगा शी, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी तो ये टेंस जो है ये भी चेंज होगा। आई डोंट लाइक टी, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम इसको बदल देंगे सिंपल पास्ट टेंस में, तो ये डोंट का हो जाएगा डिड नॉट। शी टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट लाइक टी, उसने मुझे बताया कि उसे चाय पसंद नहीं थी। अब आप देख लो इस सेंटेंस को उसके साथ कंपेयर करके, ये सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया था, इसमें एरर आइडेंटिफाई करके इसको करेक्ट करना था। यहां लिखा है शी सेड मी, और हमने जो इनडायरेक्ट में सेंटेंस बनाया वो ये शी टोल्ड मी, है ना। तो गलती कहां है, देखो गलती यहां है, सेड मी नहीं होता, सेड के बाद में सीधा मी नहीं आ सकता, सेड के बाद में सीधा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, सेड के बाद में सीधा लिसनर नहीं आ सकता, या तो टू आए बीच में, या तो लिखा होता शी सेड टू मी, या होता शी टोल्ड मी। तो हमें क्या करना है, हमें इस सेंटेंस को ऐसे दोबारा लिखना है, रीराइट करना है, शी टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट लाइक टी। तो इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं, है ना। और वो आपको ये बताता भी नहीं है कि ये सवाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से पूछ रहा हूं, ये सवाल आर्टिकल्स में से पूछ रहा हूं, ये सवाल इसमें प्रपोजिशन का एरर है, ये एग्जामिनर आपको नहीं बताएगा, ये तो आपको खुद पता लगाना है ना। वो तो आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आपने ग्रामर के सभी टॉपिक्स को इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि अब आप उन टॉपिक्स से रिलेटेड मिस्टेक होती है ना उसे आप पहचान लेते हो और सेंटेंस को करेक्ट करके दोबारा लिख सकते हो, ठीक है। तो वो बताएगा नहीं कि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का एरर है, ये इस टॉपिक में से पूछ रहा हूं सवाल, ऐसा वो नहीं बताएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इस टॉपिक को प्रिपेयर करने की जो आपकी स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, वो क्या होनी चाहिए। इसकी तैयारी तो वैसे ही करेंगे आप जैसे आप स्कूल में करते थे। स्कूल में जब ग्रामर के टॉपिक्स में ये टॉपिक होता था तो कैसे प्रिपेयर करते थे उसको, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदल के, है ना। तो इस एग्जाम के लिए भी आपकी प्रैक्टिस जो बेसिक लेवल पर है वो तो वही होगी। एक बार जब पकड़ बन जाए टॉपिक पर अच्छी, जब ग्रिप बन जाए कि अब मैं सेंटेंसेस को चेंज कर लेता हूं और अब मुझसे उसमें गलतियां नहीं होती हैं, तो फिर थोड़ी सी एग्जाम पैटर्न की प्रैक्टिस आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर आपको जरूरत भी नहीं रहेगी ज्यादा, अगर आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना, उस पर ग्रिप बना रखा है, तो एरर आपको यूं ही पता चल जाएगा। आप अगर एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल जो हैं, जिस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, उनका अगर कम अभ्यास करके जाएंगे या नहीं भी करके जाएंगे तो भी आप सवाल कर लेंगे, मान कर चलिए, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस तो वैसे ही करना है। कैसे करना है, चेंज करके, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। किताब में जिस तरह से प्रैक्टिस दी हुई होती है बिल्कुल वैसे, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें आते हैं मुहावरे, फ्रेजल वर्ब्स। एक तो इडियम्स होते हैं ना, इडियम्स किन्हें कहते हैं? मुहावरों को। जिस तरह से हिंदी भाषा में मुहावरे हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी खूब सारे इडियम्स हैं, है ना। इडियम एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, इडियम शब्दों का ऐसा समूह होता है, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसका मीनिंग वर्ड्स के मीनिंग से समझ में नहीं आता। वर्ड्स के, शब्दों के अर्थ को जोड़कर आप उस मुहावरे का मतलब नहीं बना सकते, उसका अपना एक अलग मतलब होता है ना। वही जैसे हिंदी में मुहावरा, इंग्लिश में इडियम। तो ये जो टॉपिक है ना, ये ग्रामर का टॉपिक नहीं है, ये वोकैबुलरी का टॉपिक है। इसका ताल्लुक इंग्लिश की वोकैबुलरी से है। वोकैबुलरी मतलब याद करना। हाँ, वोकैबुलरी मतलब आपको याद करने होंगे इडियम्स। जिस तरह से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप याद करते हो, वर्ड्स को आप याद करते हो, ठीक वैसे इडियम्स को भी आपको याद करना है। बहुत सारे इडियम्स हैं इंग्लिश में, है ना। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जितने इडियम्स इंग्लिश में हैं मुझे सारे के सारे याद करने हैं। सारे नहीं करने हैं, बहुत सारे करने हैं। सारे आप नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत सारे कर लोगे, है ना। तो इसके लिए है ना, टारगेट देना है खुद को, जैसे हफ्ते में, वीक में, 15 दिन में, 1 महीने में मुझे इतने इडियम्स करने हैं, है ना। 1 वीक में मैं 7 इडियम्स याद करूंगा, उसको एक जगह लिखूंगा, है ना, और कोशिश करके हर इडियम का मैं सेंटेंस बनाऊंगा। इडियम मुहावरा होता है, इडियम खुद एक सेंटेंस नहीं होता। इडियम किसी सेंटेंस में यूज हो सकता है। हाँ, इडियम का यूज आप किसी वाक्य में कर सकते हो, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो इडियम जो है ना, वो सेंटेंस की मदद से याद रह जाता है। तो जिस तरह से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात आती है, जब हम उनको जैसे याद करते हैं ना, सेंटेंस बना बना करके, उसी तरह से इडियम्स को करने का भी ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उन इडियम्स के सेंटेंसेस बना लीजिए। क्वेश्चन तो इसमें मीनिंग का पूछेगा। अगर हम मतलब एग्जाम के पेपर्स को देखें, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखें, तो हमें पता चलता है कि सवाल ऐसे पूछता है कि एक इडियम दे देता है, 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनमें से इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इनमें से इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ठीक है ना। जैसे देखो, एक इडियम दे दिया, मैन ऑफ स्ट्रॉ। एक मुहावरा है, मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स a rich person or an unimportant person. मैन ऑफ स्ट्रॉ एक मुहावरा है जिसका मतलब इन दोनों में से क्या हो सकता है हमें बताना है। स्ट्रॉ किसे कहते हैं? तिनके को। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति। क्या होता है? तुच्छ व्यक्ति। ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बहुत अमीर नहीं है, है ना, जिसकी कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं है, जिसे कोई पूछता नहीं है, उसे कहता है मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो रिच पर्सन नहीं होता है, अनइम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन। तो इस तरह से तो आपके पेपर में सवाल आएगा। आपको एक इडियम दिया जाएगा, 2 ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको बताना होगा कि इनमें से इसका सही मतलब क्या है। लेकिन देखो, ये जो वोकैबुलरी है, ये जो इडियम्स हैं, ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, इन्हें सिर्फ एग्जाम के उन सवालों के लिए नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। पार्ट ए में 2 सवाल इडियम के आ जाएंगे, एक सिनोनिम पूछ लेगा, एक एंटोनिम पूछ लेगा। ये 3-4 सवाल के लिए मुझे वोकैबुलरी करनी है, ऐसा सोच के नहीं चलना है। वोकैबुलरी आपको कॉम्पोजिशन में काम आती है। किसमें? कॉम्पोजिशन में, पार्ट सी में। पार्ट सी में पैराग्राफ राइटिंग, थीम एलैबोरेशन, लेटर राइटिंग, उसमें क्या वोकैबुलरी की जरूरत नहीं पड़ेगी? आपको पड़ेगी ना। वर्ड्स के बगैर कैसे लिखोगे, है ना। तो मुझे वर्ड्स इसलिए नहीं सीखने क्योंकि एग्जाम में सिनोनिम्स का सवाल आता है, नहीं, है ना। ये एम लेके नहीं चलना है, ये एम बहुत अच्छा एम नहीं है। एम ये लेके चलना है कि मुझे अपनी वोकैबुलरी को इनरिच करना है, बिल्ड करना है। मुझे अपनी वोकैबुलरी में नए शब्द जोड़ने हैं, ताकि जब मैं लिखूं तो मैं अच्छे अच्छे शब्दों का यूज कर सकूं। मुझे इतने सारे मुहावरे इंग्लिश के सीखने हैं कि मैं पैराग्राफ में उन मुहावरों का, इडियम्स का यूज कर सकूं, है ना। मैं लेटर राइटिंग में जो पैराग्राफ, जो बॉडी लिखूंगा लेटर की, उसमें भी जरूरत पड़ने पर मैं इडियम यूज कर सकूं। तो इडियम्स वहां काम आएंगे।
यहाँ तो एक दो सवाल एक दो नंबर का फायदा होगा, लेकिन वहाँ आपको अगर अच्छे इडियम्स आते होंगे तो कॉम्पोजिशन में आप इन इडियम्स की वजह से अच्छे खासे नंबर जो हैं, अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो, है ना। तो इडियम्स को सिर्फ पार्ट ए के लिए नहीं पढ़ना है, इडियम्स को पार्ट बी और पार्ट सी के लिए भी पढ़ना है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अब कैसे याद करना है, आपको याद कैसे होता है? पहली चीज तो देखो, वोकैबुलरी में एक इंटरेस्ट, रुचि होनी चाहिए। इंटरेस्ट है आपको, नए मुहावरे, नए इडियम्स, नए वर्ड सीखते हो, मजा आता है ना। तो क्या होगा कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, आप कम समय में ज्यादा चीजें याद कर पाओगे। और इंटरेस्ट नहीं है, खाली एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो कि इडियम्स तो मुझे इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि एग्जाम में सवाल आ जाएंगे दो, तो फिर क्या होगा, एफिशिएंसी नहीं होगी उतनी। काम तो करेंगे आप, मेहनत भी करेंगे, लेकिन जो परिणाम जो आएगा ना, जो एफिशिएंसी आपकी होगी काम करने की, वो जरा कम रहेगी। तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हुए कि भाई हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मैं इंग्लिश के नए वर्ड्स, नए इडियम्स सीख रहा हूं, है ना, मैं उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज करूंगा, इस तरह से पढ़ेंगे ये सोच करके, तो मजा आएगा और ज्यादा चीजें याद होंगी, कम समय में ज्यादा कर पाएंगे, है ना। तो इसको तो लर्न करना है। अब आप रोज का खुद को टारगेट दे दीजिए कि ज्यादा नहीं, अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम पड़ा है ना, तो मैं रोज का एक इडियम याद करूंगा इंग्लिश का, है ना, रोज एक नया इडियम इंग्लिश का मैं सीखूंगा किसी किताब में से। इसके लिए कोई भी बुक चलेगी। हाँ, स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कौन सी किताब लेके आए, है ना, जिसमें से इडियम्स एग्जाम में आते हो। ऐसी कोई किताब नहीं है कि जिस किताब के इडियम्स एग्जाम में आते हो। आपके पास कोई भी किताब है चलेगी, उसमें अगर इडियम्स दे रखे हैं तो आपकी किताब में जो इडियम्स दिए हुए हैं पहले उन्हें याद कर लीजिए। किताब में क्या होगा, अगर आपके पास में अच्छी वाली किताब है तो हर मुहावरे का पास में अर्थ बता रखा होगा, और फिर हर मुहावरे को सेंटेंस में भी यूज करके दे रखा होगा, तो आप उसका अर्थ और उसका सेंटेंस वो दोनों याद करो, है ना। कोशिश करो रोज एक नया इडियम जो है आप लर्न करो, ताकि हफ्ते में 7 इडियम्स याद हो जाएं। धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आप ज्यादा कर पाएंगे, है ना। फिर आपको जब लगेगा कि हाँ 150-200 इडियम्स तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गए हैं, तो फिर आपकी जो रफ्तार है वो अपने आप बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पार्ट ए के 2 टॉपिक्स थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब चलते हैं, हमारा जो पार्ट सी का टॉपिक है, एलैबोरेशन, थीम एलैबोरेशन, एलैबोरेशन ऑफ अ थीम। अब देखो, ये एक तरह का पैराग्राफ ही है। यूं समझिए कि पार्ट सी में से आपको 2 पैराग्राफ के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो वो पैराग्राफ के नाम से जो सवाल आएगा, 200 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखने को कहेगा, टॉपिक दिए हुए होंगे 3, उनमें से जो टॉपिक आपको पसंद आए, जिस टॉपिक पर आपको लगे कि हाँ मैं लिख लूंगा, आप उस टॉपिक को चूज करके उस पर पैराग्राफ लिखते हो। तो एक तो वो 200 वर्ड्स का पैराग्राफ आएगा, और एक ये 150 वर्ड्स का पैराग्राफ और आएगा, जिसको कहते हैं एलैबोरेशन ऑफ थीम, थीम एलैबोरेशन। एलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? एलैबोरेट करना। एलैबोरेट करना मतलब उसका विस्तार करना। एलैबोरेट करने का मतलब क्या होता है? उसका विस्तार करना। आमतौर पर एलैबोरेशन ऑफ अ थीम में जो 3 आपको चॉइसेस दी जाती है ना, वो 3 कहावतें होती हैं ज्यादातर, प्रोवर्ब्स, ना देखो, एक होता है इडियम, मुहावरा, एक होता है प्रोवर्ब, कहावत। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं, ढेर सारी कहावतें हैं, हर भाषा में होती हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, है ना। तो आमतौर पर क्या होता है कि 3 ऐसी कहावतें आपको 3 चॉइसेस में दी जाती हैं। आपसे कहा जाता है कि इनमें से जिस कहावत पर आपको लिखना आता है, या आपको लगे कि मैं लिख सकता हूं, उसका विस्तार करके और 150 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखो, आप उस थीम को एलैबोरेट करो। तो आपको उस कहावत को जो है सही साबित करने की कोशिश करनी है, एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर, कैसे भी करके, ठीक है ना। तब जैसे देखो, इंग्लिश में इसके लिए बहुत सारे प्रोवर्ब्स हमें पता होने चाहिए। पहली बात तो इंग्लिश की कहावतें हमें आनी चाहिए, पहले तो उनका मतलब आना चाहिए। एलैबोरेशन तो बाद में करेंगे, पहले तो हम ये देखें कि हमें इंग्लिश में कितने प्रोवर्ब्स याद हैं आज की तारीख में, इंग्लिश की कितनी कहावतें हमें आज की तारीख में आती हैं। पहला काम ये करना है कि 100 प्रोवर्ब्स, कितने, एलैबोरेशन पर बाद में काम करेंगे, पहले हम इंग्लिश के 100 प्रोवर्ब्स जो हैं वो सीखेंगे।
टारगेट बना लो कि पहले मुझे अंग्रेजी के 100 प्रोवर्ब्स कहीं से ढूंढ के लाने हैं और उन्हें याद करना है, उनका मतलब जानना है ना। लगभग हिंदी में जो कहावत होती है ना, लगभग हिंदी की हर कहावत के बराबर इंग्लिश में भी कोई कहावत होती है, पर इंग्लिश में उसे कहने का तरीका अलग होता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तो इंग्लिश में कहा जाता है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब इस कहावत का हिंदी में मतलब है जो गरजते हैं बरसते नहीं है, ठीक है ना। हिंदी में हम कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इंग्लिश में इसकी जगह प्रोवर्ब होता है ये, अ बैड वर्कमैन quarrels with his tools, bad workman quarrels with his tools। वर्कमैन, वर्कमैन मतलब काम करने वाला, कारीगर, टूल्स मतलब औजार। अगर कोई ऐसा कारीगर है, वर्कमैन है, जिसको खुद को काम अच्छे से करना नहीं आता और उसका काम इनकेस बिगड़ जाए तो वो अपने औजारों को दोष देता है कि मेरे औजार अच्छे नहीं थे इसलिए काम ठीक से नहीं हुआ। जैसे होता है ना, किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है ना, और उसको कुछ लिखने के लिए दिया और उसने बहुत अच्छे से नहीं लिखा उसको, यानी उसके मतलब उसकी लिखावट में वो सुंदरता नहीं थी, तो कहेगा मेरा पेन ही बेकार था, पेन ही खराब था, क्या करूं, है ना। तो बैड वर्कमैन quarrels with his tools। चैरिटी begins at home, चैरिटी begins at home। अच्छे काम की शुरुआत घर से होती है। भला करना है तो पहले घर वालों का कीजिए फिर बाहर वालों का, ऐसी कहावत है ना, पहले अपने फिर पराए। हाँ, या भले काम की शुरुआत घर से होती है, तो इंग्लिश में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। Necessity is the mother of invention। Actions speak louder than words, actions speak louder than words। ये भी इंग्लिश की एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, प्रोवर्ब है ना। तो एग्जाम में क्या होगा, जैसे मान लो ये 3 चॉइसेस दे दिए आपको, ये 3 टॉपिक हैं, ये 3 कहावतें हैं, ये 3 टॉपिक करके दे दिया आपको। एक चैरिटी बिगिंस एट होम, एक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, एक दे दिया एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस की आवाज वर्ड्स की आवाज से ज्यादा ऊंची होती है। कहने का मतलब यह है कि हम काम कर कर लोगों को ज्यादा इंस्पायर कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, भाषण देकर नहीं, है ना। भाषण देकर हम लोगों को इतनी प्रेरणा नहीं दे सकते जितना आप अपने कार्यों से उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ऐसे करके 3 टॉपिक दे दिए और आपसे कहा कि इनमें से जो टॉपिक पसंद है, इनमें से जो कहावत आपको अच्छी लगती है, जिस पर आपको लगे कि मैं 150 शब्दों में उसको एलैबोरेट कर सकता हूं, उस पर लिखो। अब आपको लगा कि भाई हाँ ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस पर मैं एग्जाम्पल वगैरह लेकर के और 150 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख लूंगा। तो आप इस टॉपिक को चूज करिए, लिखना शुरू कीजिए 150 वर्ड्स के आसपास। बराबर 150 नहीं करना है, अप्रोक्सीमेटली, है ना, अंदाजन उसके आसपास 5, 7, 10 नंबर कम ज्यादा चलेंगे, 5, 7, 10 शब्द सॉरी कम ज्यादा चलेंगे। 150 बोला है आपने, 140 में लिखा चलेगा, 135 लिख दिए तो भी चलेगा और 160 हो गए तो भी चल जाएगा, है ना। तब ये लिखने के लिए तो वही वाली बात है, लिखने की प्रैक्टिस काम आती है। लेकिन अगर हम देखें ट्रेंड को, तो थीम एलैबोरेशन में जो ज्यादातर सवाल आ रहे हैं वो प्रोवर्ब्स पे आ रहे हैं। मतलब प्रोवर्ब दिया जा रहा है और आपको उस प्रोवर्ब को जो है एलैबोरेट करके लिखने को कहा जा रहा है। तो इसके लिए पहला काम क्या करना है, पहले हम 100 प्रोवर्ब्स, इंग्लिश के 100 प्रोवर्ब्स जो हैं वो याद करेंगे। पहले तो पता तो हो कि हाँ ये इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है। अगर पहले से आते हैं अच्छे खासे प्रोवर्ब्स तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं आते हैं, इंग्लिश के 2, 3, 4 ही प्रोवर्ब्स आते हैं मुझे तो पहले तो मैं पता लगाऊं कि इंग्लिश में कौन कौन से प्रोवर्ब्स हैं। तो पहले इंग्लिश के 100 प्रोवर्ब्स हमें याद कर लेना है, फिर उनमें से एक एक करके जो प्रोवर्ब हमें ठीक लगे कि हाँ भाई इस पर मैं थोड़ा मटेरियल जमा कर सकता हूं या इस पर मैं अपने मन से लिख सकता हूं,
फिर आप लिखने की कोशिश करिए, लिखिए। और लिखने के लिए देखो, अगर लिखने की आदत नहीं है तो लिखने की आदत डालने के लिए एकदम से 150 वर्ड्स पर मत जाइए। भाई मैं कल रात तक तो लिख ही नहीं रहा था, आज मैंने लिखना शुरू किया है और एकदम से मैं कोशिश करूं कि 150 वर्ड्स लिख डालूं, तो नहीं हो पाएगा मुझसे। तो मैं धीरे धीरे जो है ना 5 सेंटेंसेस 4 सेंटेंसेस से शुरुआत करूंगा कि ठीक है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये मेरा टॉपिक है ना। अब इस टॉपिक पर आज मैं केवल 5 लाइनें लिखूंगा, कोशिश करूंगा इस टॉपिक पर मुझसे 5 लाइनें बन जाएं, है ना। उदाहरण देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं। कुल मिलाकर के एलैबोरेशन में आपको इस प्रोवर्ब को, इस कहावत को सही साबित करना है कि हाँ भाई वाकई में नेसेसिटी जो है वो इन्वेंशन की मदर है, वाकई में आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब उसके लिए आप एग्जाम्पल दो, उसके लिए आप कन्विंस करो रीडर को, पढ़ने वाले को, कि हाँ भाई ये कहावत जो बात कह रही है वो एकदम सही है ना। तो रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए रीडिंग की जरूरत पड़ती है ना। एक अच्छा राइटर वही होता है जो अच्छा रीडर होता है। तो थोड़ा सा रीडिंग भी किया करो, है ना। किताब में से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। किताब में अगर आपके पास में अगर कोई ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग की बुक है, तो उन बुक्स में जो है ना पैराग्राफ्स लिखे हुए होते हैं, तो उन्हें पढ़ने में कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। और उन्हें पढ़ने से आइडिया मिलता है ना। और जब भी आप पढ़ते हैं ना, अखबार पढ़ते हैं, किताब में से पढ़ते हैं, तो मान लीजिए पढ़ते पढ़ते कोई एक लाइन ऐसी मिल गई जो आपको लगा कि यार ये लाइन तो इतनी बढ़िया लाइन है, इसको तो मैं कहीं भी काम में ले सकता हूँ, किसी पैराग्राफ में डाल सकता हूँ, किसी लेटर में डाल सकता हूँ, तो फटाफट से उस लाइन को कहीं लिख लो, किसी डायरी में, नोटबुक में उसको कहीं अटका दो, ठीक है ना। तो वो एक लाइन जो है ना आपको काम आ सकती है। तो लिखने में, उसमें से कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा था, वो का वो लिखने की कोशिश करनी है ना। तो इस तरह से ये कुछ प्रोवर्ब्स मैंने बताए हैं, कुछ मैं और बता देता हूं आपको। इंग्लिश में प्रोवर्ब्स तो खूब सारे हैं। इट टेक्स टू टू टैंगो। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथों से बजती है। इंग्लिश में कहते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो, इट टेक्स टू टू टैंगो। मतलब झगड़ा करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो गलती दोनों की होती है, तब होता है, एक की गलती नहीं होती। इट टेक्स टू टू टैंगो, ठीक है ना। रोमांस इज द मैजिक ऑफ डिस्टेंस। हिंदी में बोलते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रोमांस इज द मैजिक ऑफ डिस्टेंस। रोमांस का मतलब आकर्षण से है, अट्रैक्शन। आकर्षण दूरी की वजह से पैदा होता है, चीजों को दूर से देखकर आकर्षित होते हैं, पास से देखने पर कमियां भी नजर आती हैं, है ना। तो रोमांस इज द मैजिक ऑफ डिस्टेंस। आकर्षण एक ऐसा मैजिक है जिसे दूरी पैदा करती है, दूरी की वजह से आकर्षण पैदा होता है। रोमांस इज द मैजिक ऑफ डिस्टेंस। Two wrongs don't make a right. Two wrongs don't make a right. मतलब कि गलती को सुधारने के लिए गलती करना कोई मतलब उसका इलाज नहीं, उपाय नहीं है कि किसी ने गलती कर दी, है ना, आपने सामने गलती कर दी, या आपने एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती कर दी, तो 2 गलतियां एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगी। 2 रॉन्ग्स एक राइट नहीं बनाते। 2 wrongs डोंट मेक अ राइट, है ना। ये भी एक प्रोवर्ब है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फेमिलियरिटी का मतलब घनिष्ठता, जान पहचान, है ना। ब्रीड मतलब जन्म देती है, कंटेम्प्ट माने अपमान। कहा जाता है कि ज्यादा घनिष्ठता, ज्यादा जान पहचान अपमान का कारण बनती है। मतलब कहने का यह है कि लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखना चाहिए, ज्यादा नजदीकी जो है कंटेम्प्ट का कारण बनती है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो इन प्रोवर्ब्स को तो नोट कर लो, ये तो हैं ही। इसके अलावा और आप नए कितने प्रोवर्ब्स जान सकते हो, जानने की कोशिश करो।
भाई गूगल पे अगर आप सिर्फ इंग्लिश प्रोवर्ब्स टाइप करोगे तो आपको 10 लिंक्स 50 लिंक्स बता देगा। आप उनमें से देखो प्रोवर्ब्स को, उन्हें लिखो, उनको पहले याद करो, है ना। पैराग्राफ 150 वर्ड्स का बाद में लिखना है, पहले 100 प्रोवर्ब्स जो हैं वो सीखना है इंग्लिश के, कि कौन कौन से हैं। All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। ये भी एक पुरानी कहावत है इंग्लिश की, all that glitters is not gold. Only the wearer knows where the shoe pinches. है ना, कहने का मतलब कि पहनने वाला ही जानता है कि जूता कहाँ चुभता है। मतलब कि जिस इंसान को तकलीफ होती है उसका एहसास उसी को होता है कि तकलीफ कितनी हो रही है, कोई और नहीं जान पाएगा, वही व्यक्ति जान पाएगा जिसको तकलीफ हो रही है। ठीक है। अब पिछली बार के पेपर में जो थीम एलाबोरेशन पे सवाल आए थे उसमें जो चॉइसेस दी थी उसमें एक ये था, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड is the father of man. हाँ, एक था sweet are the uses of adversity, sweet are the uses of adversity. चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन का मतलब कि हर आदमी, आदमी बनने से पहले तो बच्चा होता है ना। बच्चे से बड़े होकर हम एडल्ट्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। स्वीट आर द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी का मतलब, एडवर्सिटी क्या होती है? एडवर्सिटी मतलब विपरीत परिस्थिति। जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आती है तो इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाती है, उसके अब फायदे हैं बहुत सारे। मुश्किल हालात से जो लोग गुजर के निकलते हैं ना, वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं अपने हालात से। तो स्वीट आर द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी का मतलब यही है कि एडवर्सिटी, विपरीत परिस्थितियों के बड़े फायदे हैं, उसके यूसेस बड़े स्वीट हैं। जीवन में विपरीत परिस्थितियां, मुश्किलें, कठिनाइयां आनी चाहिए क्योंकि वो हमें सिखाती हैं, वो हमें ट्रेन करती हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, ये इतना अच्छा टॉपिक है कि इस पर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत कुछ लिख सकते हो। तो ये आया था पिछली बार, स्वीट आर द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी, है ना। तो ऐसे करके पहले तो प्रोवर्ब्स याद करो और फिर उसके बाद में जो है आप एक प्रोवर्ब जो आपको लगे कि ये ठीक लग रहा है मुझे, इस पर मैं लिख सकता हूं, तो उस पर लिखो, लिखने की शुरुआत करो। ठीक है, स्टार्ट करो 4-5 लाइन से कि 4-5 लाइंस लिखूंगा, फिर धीरे 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 उसको बढ़ाओ और फिर कोशिश करो कि 150 वर्ड्स का एक पूरा पैराग्राफ जो है वो आप लिख पाएं। लिखने के लिए पार्ट ए के जो टॉपिक्स हैं, जो ग्रामर है पूरा, वो आपकी मदद करेगा। आपने आर्टिकल्स पढ़ रखे होंगे, टेंस पढ़ रखे होंगे, आपने प्रपोजिशंस पढ़ रखे होंगे, तो वो सारा ज्ञान आपको वहां काम आएगा, है ना। आप गलती नहीं करोगे। अगर आपने आर्टिकल्स ठीक से पढ़े हुए हैं तो आप अ, एन और द की मिस्टेक नहीं करोगे। आपने टेंसेस अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आप टेंस की गलती नहीं करोगे। आपने प्रपोजिशंस पढ़े हुए हैं तो प्रपोजिशन की गलती भी आपसे नहीं होगी। तो गलतियां कम करनी है, बस यही करना है और लिखना है ना। लेकिन मैं बता दूं, हमेशा कहता हूं मैं कि सिर्फ ग्रामर पढ़ लेने से लिखने की एबिलिटी नहीं आएगी। लिखने के लिए लिखने का अभ्यास करते रहना होगा और उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। रीडिंग करेंगे, लिखने के लिए आइडियाज मिलते रहेंगे। रीडिंग नहीं करेंगे तो लिखने के आइडियाज भी नहीं आएंगे। ठीक है। तब ये जो अपना ड्यूरेशन होता है क्लास का, उसमें हम जितनी बात कर पाते हैं उतनी हम कर लेते हैं। बाकी अब एक एक टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए फिर आप या तो बुक्स में से अच्छे से सेल्फ स्टडी करिए, है ना। आप ऑनलाइन कोर्स हमारा ऐप पर अवेलेबल है, उसमें देख सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक्स जो हैं विस्तार से वो डिटेल में बताए गए हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। प्रैक्टिस भी है उसमें, वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन करना है ओवरऑल, कुल मिलाकर के इंग्लिश को जो है वो निगलेक्ट नहीं करना है ना। इंग्लिश में बहुत गुंजाइश है। कैंडिडेट्स जो हैं आरएस के, वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गुंजाइश छोड़ देते हैं, तो हमें गुंजाइश नहीं छोड़नी है ना। हमें मैक्सिमम जितना, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं उतना करना है और ये हमें टारगेट बना के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू।